हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। कैसे हो सब लोग? बढ़िया, एकदम जोश के साथ फिर से वही टॉपिक स्टार्ट करेंगे जहाँ पे लास्ट हमने हिस्ट्री का पार्ट छोड़ा हुआ था, स्वराज जहाँ पे कंप्लीट किया था। अब हम ठीक उसी के आगे स्टार्ट करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। साथ ही साथ समझेंगे हिस्ट्री में फ्रीडम मूवमेंट्स का कंट्रीब्यूशन कैसे आगे की तरफ बढ़ा, और जर्नी जो हमने बहुत पहले छोड़ी थी वो जर्नी जो कंटिन्यू रही वो 1930s में कैसी रही, 1932 में कैसी रही, अलॉन्ग विद 1940, 42 एंड टिल द इंडिपेंडेंस। तो उसी जर्नी के बीच में हम कवर करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, स्टार्ट यहीं से हमें करना है, तो शुरू करते हैं। ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको दो चीजें ब्रीफ कर देता हूं। पहले तो आप ध्यान रखिए, जब सिविल मूवमेंट की बात हुई है, सिविल मूवमेंट का बात का मतलब सबसे बड़ी बात है कि कुछ ऐसे टैक्सेस या कुछ ऐसे यूनिफाइड चीजें सिटीजन्स के ऊपर लगाए गए। हालांकि भारत में पहले भारतवासियों को सिटीजन्स नहीं समझा जाता, ब्रिटिशर्स उनको सिटीजन्स नहीं समझते थे। ब्रिटिशर्स ये समझते थे कि हम इनके ऊपर कोई भी टैक्सेस या कोई भी यूनिफाइड टैक्सेस लगा के कुछ भी अर्न कर सकते हैं, क्योंकि वो बेसिकली हमसे कमाने के लिए ही आए थे। तो उनका कहना यह था कि भारत में रहने वाले इस प्रांत में जितने भी लोग हैं उनको इस काम के अगेंस्ट में टैक्सेस पे करने, कुछ भी ग्रेन अप करते हैं, कुछ भी अर्न करते हैं, उन्हें टैक्सेस देना ही पड़ेगा। तो और सबसे बड़ी बात, सबसे छोटी चीज और बेसिक चीज जिसका कॉस्ट भारत में बहुत जीरो है, जो कि कुछ भी नहीं था, उसके ऊपर भी टैक्स लगाया। सॉल्ट, सॉल्ट की कीमत आप सबको पता है कि नमक कितना सस्ता है। हमारे यहाँ कितने आसानी से नमक का उत्पादन किया जाता है, कितने आसानी से नमक हमें मिल भी जाता है। तो उस समय की बात आप सोच के देख सकते हैं कि 1929 1930 की बात, कि नमक की क्या वैल्यू रहेगी। ब्रिटिशर्स ने देखा कि भारत को दबाने का कि यही तरीका है, जैसे जैसे लीडर्स आगे बढ़ रहे हैं क्यों ना एक काम करें, लोगों को कुछ नए कानून से दबा दें। उन्हीं में से उन्होंने जब एक कानून बनाया सॉल्ट टैक्स के ऊपर, मैं आपको ब्रीफ करता हूं सॉल्ट टैक्स के ऊपर। जब उन्होंने सॉल्ट टैक्स के ऊपर कानून बनाया, सॉल्ट टैक्स के ऊपर, तो ये बात जब एक पर्सनालिटी गांधी जी को पता चलती है तो वो ये कहते हैं कि क्या बात कर रहे हैं, सॉल्ट के ऊपर भी अगर कानून बनाने की क्या जरूरत है। ब्रिटिशर्स ने ये बहुत खराब काम किया, तो उसे डिफेम करने के लिए, उसे डिसॉल्व करने के लिए, उसे फिनिश करने के लिए ही प्रपोज्ड सम डिफरेंट थिंग्स। और गांधी जी ने एक ऐसी पर्सनालिटी स्टार्टेड अ टूल मार्च, अ काइंड ऑफ अ सॉल्ट मार्च फ्रॉम साबरमती टू, जहां से सॉल्ट के ऊपर लगा हुआ था वहां तक, जहां पे सॉल्ट सत्याग्रह लेके गए थे। समझेंगे कैसे। उसी टाइम पे 3-4 और नेशनल लीडर्स थे जो स्वराज पार्टी में इन्वॉल्व थे, जो स्वराज पार्टी में इन्वॉल्व थे, वो भी निकल के चले आते हैं गांधी जी का साथ देने के लिए। तो सॉल्ट टैक्स जो लगाया गया इसको सॉल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं। सॉल्ट सत्याग्रह का दूसरा नाम, सॉल्ट सत्याग्रह का दूसरा नाम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। हम आपके किसी एक स्ट्रक्चर को डिसओबे कर रहे हैं, यानी इस कानून को हम नहीं मानेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि जब ये जर्नी स्टार्ट हुई थी तो गांधी जी के साथ जीरो से लाखों की पॉपुलेशन कैसे कलेक्ट हो गई, जीरो से लाखों की पॉपुलेशन कैसे कलेक्ट हो गई। बस बेसिक एक ही रेजोल्यूशन था। गांधी जी का कहना यह था कि सबसे इजी चीज पे टैक्स लगा के ब्रिटिशर्स ने बहुत बड़े चैलेंज को इंपोज कर दिया है, जो कि नहीं करना चाहिए था। ठीक है, इसी कानून को खत्म करने के लिए उन्होंने डांडी मार्च की थी, उन्होंने डांडी मार्च की थी। ये सारे अलग अलग नाम है, लेकिन बेसिक पर्पस उनका एक ही है, टू फ्री इंडिया फ्रॉम द टैक्सेशन। देखते हैं हम, उससे पहले शॉर्ट में स्टोरी भी देखते हैं कि टुवर्ड सिविल डिसोबीडियंस जो चला था, साथ ही साथ नेशनल पार्टी के क्या हालचाल थे, साथ ही साथ नेशनल लीडर्स के क्या हालचाल थे, साथ ही साथ भारत में ब्रिटिशर्स के कौन से ऐसे कानून चल रहे थे जो लोगों को कहीं अंदर ही अंदर परेशान कर रहे थे। हम पहले ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझेंगे अंडरलाइन करके पॉइंट में। साथ ही साथ आज मैं आपको एक बहुत जबरदस्त चीज बताने वाला हूं, एनसीईआरटी के अंदर आपको वो अंडरलाइन नोट्स कैसे फ्रेम करने हैं जो कि आपके आगे मैनिपुलेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। चाहे आप स्कूल का टेस्ट देते हैं, चाहे आप समेटिव असेसमेंट का टेस्ट देते हैं, चाहे आप पीए का टेस्ट देते हैं, इट डजंट मीन किसी भी टाइप के टेस्ट में आप अपीयर करते हैं, 10 नंबर, 20 नंबर, 40 नंबर, यू कैन फ्रेम द पोर्शन इन अ सिंगल मैनर। साथ ही साथ आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप से पुट अप होते हैं डायरेक्ट एनसीईआरटी से। ठीक है, पहले हम इसे समझेंगे, फिर एनसीईआरटी वाले को भी मार्क करते हुए साथ में चलेंगे। चलिए देखते हैं, ये वाला पार्ट हमने कवर कर लिया था, बट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इन फरवरी 1922 द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एज वी हैव डिस्कस्ड,
विड्रॉन बिकॉज ऑफ महात्मा गांधी, यहाँ इनकी इन्वॉल्वमेंट थी क्योंकि इनके साथ ब्रिटिशर्स का कुछ डिस्कशन हुआ था। सेकंड, सम ऑफ द लीडर्स वांटेड टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस टू द प्रोविंशियल काउंसिल्स। ये एक नई बात थी, मैं आपको बता दूं, धीरे धीरे 1919 के बाद धीरे धीरे ब्रिटिशर्स के जो भी कानून बनते थे उसमें नेशनल लीडर्स की इन्वॉल्वमेंट बढ़ाने की बात की जाती थी। ब्रिटिशर्स कहते थे कि अगर 10 लोग हम खुद के एग्जीक्यूट करते हैं तो उस किसी भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल बॉडी में 2 से 3 लोग वी कैन ऑफर द इंडियंस टू टेक पार्टिसिपेशन, और वही लोग पार्टिसिपेट करते थे जो नेशनल लीडर्स जगह जगह जाके अप्रोच करते थे और बहुत अच्छे से भाषण देते थे भारत के मौजूदा हालात के ऊपर। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने मौका दिया, आप भी आइए इस काउंसिल में पार्टिसिपेट करिए, वी विल गोइंग टू आल्सो लुक अबाउट योर कंडीशंस, योर ऑफरिंग्स, कि आप हमें क्या प्रपोज करते हो और साथ ही साथ ब्रिटिशर्स क्या प्रपोज करते हैं, ये चीजें आपको पता चलेंगी। तो उन्हीं में से ये बात प्रोविंशियल काउंसिल की बात हो रही थी, ये वही वाला प्रोविंशियल काउंसिल है आपका। ठीक है, और इसी समय पे ये जो काल कहा जाता है आपका 1919, इस टाइम पीरियड से, इसी टाइम से ब्रिटिश के बाद इंडियन की पॉलिटिकल कंडीशन की शुरुआत हो जाती है। इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशन की शुरुआत हो जाती है। इट मींस अ काइंड ऑफ पॉलिटिकल थिंकिंग इज आल्सो यूज्ड टू बी स्टार्टेड। इसी टाइम पे वो सोच पैदा हो जाती है भारतीय की राजनीतिक विचारधारा। यही वो समय काल है जो बेस्ट तरीके से फ्रेम हुआ था और राजनीतिक विचारधारा भारतीयों में भी शुरू हो गई थी ब्रिटिशर्स को देख के। चलिए आते हैं, तो C.R. Das and Motilal Nehru in the last 1920s, India politics was again shaped because of 2 factors. India politics was again shaped because of 2 factors. नीचे, the first effect was the worldwide economic depression. Yes, ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन वाली, रीजन इसके सामने ये था, ये भारत से ज्यादा वर्ल्ड के बहुत सारे कॉर्नर्स में एक अलग ही चैलेंज दे रहा था। 1919 वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन भी कहा जाता है क्योंकि कई जगह कंट्रीज आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सफर कर रही थी, कई जगह कंट्रीज आफ्टर द वर्ल्ड वॉर ज्यादा सफर कर रही थी। इसीलिए इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम जब फॉर्म होना शुरू हुआ तो ब्रिटिशर्स की कमजोरियों के लिए सबसे पहले विश्व के इकोनॉमिक डिप्रेशन पे देखता है कि अगर ये हालात चल रहा है इसका मतलब ब्रिटिशर्स को भी चैलेंज होगा, और ब्रिटिशर्स इस चैलेंज को फेस कर रहे कह रहे थे बिकॉज देयर वाज अ हैवी इकोनॉमिक लॉस। एंड सेकंड फैक्ट वाज फॉलिंग एग्रीकल्चर प्राइसेस। यस, दिस आल्सो यूज्ड टू बी डिसाइडेड बाय द ब्रिटिशर्स, बट देयर वाज अ चैलेंज। होल ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन हैज envisioned the world side areas to compare their effects, और उन चैलेंजेस को वो ठीक करना चाहते थे, तो भारत के कुछ हिस्सों से ध्यान हटता जा रहा था। नीचे की तरफ देखते हैं जो पॉइंट है, द स्टैट्यूटरी कमीशन वाज सेट अप टू लुक द फंक्शनिंग ऑफ constitutional system and the suggest changes in 1928 the Simon Commissions arrived in India। समझेंगे यहां पे 2 पॉइंट है। ब्रिटिशर्स इस बात को समझने लगे थे 1919 के बाद कि भारतीयों को भी हमारे एक लीजेंड एक्शंस के बारे में पता चलने लगा है, भारतीयों को भी हमारे काउंसिल के बारे में पता चलने लगा है, तो क्यों ना भारतीयों को भी उन सीटों पे साझा कर लेते जहां पे ब्रिटिश अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज को लेके चलाता था। तो होता यह था कि वो सारे ढांचे को उनके सामने नहीं रख सकते थे, लेकिन कुछ पॉइंट्स को वो उनके सामने रख सकते थे जो उनके एक्टिविज्म में आता हो। तो ब्रिटिशर्स ने 60 से 70% एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोग्राम्स के कंट्रोल्स अपने पास रखे। Merely 30 to 40% has been shared to the Indian national leaders who are the members of the legislative body as well as the functional members and legislative members of the administrative society which comes in the part of India। ठीक है, अब जब ये चीजें बात हो गई, जब भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक विचारधारा के बारे में भी डिस्कशन होने लगा, तो ब्रिटिशर्स ने लिमिट सेट कर दिया। ब्रिटिशर्स ने ये लिमिट सेट कर दिया कि आप इस तरीके के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं जो ब्रिटिश डिजाइन करेगा, सिर्फ आपके व्यू पॉइंट को रखा जाए। तो इसमें 2 चीजें पता चलती हैं जो आपको हमेशा नोट रखनी चाहिए। एक, भारत में पॉलिटिकल सिस्टम कब क्रिएट हुआ। फर्स्ट, भारत में प्रोविंशियल फंक्शन पे कब ध्यान दिए जाने लगा, और भारत में एडमिनिस्ट्रेटिव क्लॉज पे कब नजर पड़ी। ये सारा टाइम पीरियड आपका 1919 से शुरू होता है
वेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो बनाया था ब्रिटिशर्स ने, कुछ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस डायरेक्टली भारत ने कॉपी किए, अपने पास स्टोर करके रखा कि वक्त आने पे ब्रिटिशर्स से हम बात करेंगे कि 1919 का कानून तो आपके प्रांत में यह कहता है, अब आपने 1929 का कानून बनाया है, इसमें भारत ने संशोधन किया कि इन कानूनों में 1919 से 1929 में आपने क्या बदलाव किए और हमें क्यों नहीं बताया। ठीक है, इसी ऐसे स्टैट्यूटरी कमीशन की बात होती है। स्टैट्यूटरी कमीशन का मतलब सर्टिफाइड लॉज, ऐसे लॉज बनाना जो आपके लिमिट और एक्शन दोनों को डिसाइड, जो आपके लिमिट और एक्शन दोनों को डिसाइड करे। ठीक है, नेक्स्ट जब आगे की तरफ बढ़ेंगे और उसी के बीच में एक स्टोरी इंसिडेंट होती है। हिस्ट्री क्या है, लाइन से सीक्वेंस में चलती रहेगी, तो स्टोरी फॉर्म में ही आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। बट जिस ईयर के बारे में बोलूं तो उस ईयर को आप ध्यान से समझिए, क्योंकि ईयर से इंसिडेंट और इवेंट्स डायरेक्ट रिकॉर्डेड हैं और वो एक मैकेनिज्म बनाते हैं आपके भारत की राष्ट्रीयता का। वही वो मैकेनिज्म बनाते हैं और बाद में जाके इंडिपेंडेंस में फॉर्म होता है। उससे पहले आपको पूरा मैकेनिज्म समझना पड़ेगा, ब्रिटिश अपनी पॉलिसीज पे कैसे काम कर रहा था और भारतीय उन पॉलिसीज में से सारे पॉइंट्स निकाल के अपने पास कलेक्ट कर रहे थे कुछ नया करने के लिए। ठीक उसी के बीच में एक इंसिडेंट होता है आपका साइमन कमीशन का। साइमन कमीशन, द कमीशन हैज बीन फॉर्म्ड बाय द ब्रिटिशर साइमन, और वो आते हैं अपने पॉइंट्स को भारतीयों के बीच में रखते हैं, लेकिन उसके पॉइंट्स को डायरेक्ट भारत में डिनाई कर दिया जाता है और उसी टाइम पे स्लोगन चला था साइमन गो बैक, यानी आपकी विचारधारा या आपकी पॉलिसीज हमें यहां नहीं माननी है और हम बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं। इट वाज ग्रीटेड बाय द स्लोगन गो बैक साइमन्स इन दिसंबर 1929 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू द लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज्ड द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज। इसी के बीच में उन्होंने बोला, ये बात क्यों आई पूर्ण स्वराज की, आज मैं आपको बोलूं। 1919 और 1929 के बाद जब हमें बेहतर एहसास हो गया कि इस सर्टिफाइड कानून के बाद तो भाई भारत में हम भी एक प्रजातंत्र चला सकते हैं, तो अगर हम प्रजातंत्र चला सकते हैं उसके लिए हमें आजाद होने की जरूरत है, और आजादी तो हमें मांग के नहीं मिल रही है, क्यों ना हम काउंसिल के सामने अपनी ऐसी बात रखें जो उन्हें थक हार के भी मानना पड़ेगा। देयर वाज द रीजन पूर्ण स्वराज हैज बीन जनरेटेड। भाई स्वराज की हम मांग कर रहे, पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज का मतलब कानून भी हमारा, देश भी हमारा, हिस्सा भी हमारा, तो हम किसी और सरकार के अंडर में क्यों रहे। ब्रिटिश सरकार की बात हो रही है कि ब्रिटिश सरकार के अंडर में हम रहे ही क्यों, जब हम भी कानून बना सकते हैं, संशोधित तत्वों को चला सकते हैं, सारे प्रांतों को देख सकते हैं, लोग हमारे हैं, तो कैसा कानून, क्यों ना उस कानून में हम आ जाए और हम भारतीय उस कानून को आगे बढ़ाएं, ब्रिटिशर्स यहां से पूरे तरीके से चला जाए। तो पहला ये वर्ड पूर्ण स्वराज, फुल इंडिपेंडेंस फॉर द इंडिया इज मेकिंग द वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू एमर्जाइज अबाउट द फ्रीडम। फर्स्ट फ्रीडम पार्ट पूर्ण स्वराज, ये याद रखिएगा। 1929 का ये बहुत ट्रिपल वर्ड था, जिसने एक ऐसा सेंस पैदा किया कि अब यहां से ब्रिटिशर्स को जाना ही पड़ेगा, यहां से अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही पड़ेगा। लास्ट लाइन क्या थी, इट वाज डिक्लेयर्ड 26 जनवरी 1930 वुड बी सेलिब्रेटेड द इंडिपेंडेंस डे। उसी दिन को हमने मार्क कर लिया कि 26 जनवरी 1930 को हम मार्क करते हैं कि इसे हम अब आगे से इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। लेकिन अभी मैं आपको ध्यान से बता दूं, दो ट्विस्ट है, इसे मैं आपको ऐड करूंगा, एक जनरल अफेयर्स के लिए भी आप बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। 26 जनवरी 1930 वुड बी सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे, राइट, पूर्ण स्वराज के बेसिस पे रखा गया था, लेकिन आगे चल के इसी दिन को 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान दिवस के नाम पे डाला गया और ऐड किया गया दिस इज द रिपब्लिक डे ऑल्सो ऑन बिहाफ ऑफ पूर्ण स्वराज। और 26 जनवरी को यहां इनपुट करके 15 अगस्त को जब हमें ऑफिशियली आजादी मिली, तो 15 अगस्त 1947 को हम एज द इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। यहां का इंडिपेंडेंस हमने भेज दिया अगस्त में और इस फॉर्म को हमने भेज दिया रिपब्लिक में ड्यू टू पूर्ण स्वराज एज वेल एज फॉर द संविधान। ठीक है, तो ये पॉइंट यहां पे कवर होता है। अब चलते हैं एनसीईआरटी वाले पार्ट पे। एनसीईआरटी में आपको क्या बेसिक अंडरलाइन करने हैं, किस पॉइंट को आपको फ्रेम रखना है, वो साथ ही साथ लेके चलेंगे हम। ठीक है, यहां पे भी टुवर्ड सिविल डिसोबीडियंस आप फटाफट हाईलाइट कर लीजिए। अब यहां पे देखिए टुवर्ड सिविल डिसोबीडियंस में आप क्या अंडरलाइन करिए, सबसे पहले ये वाला कोट, दिस कोट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट।
This quote is very much important. I'm talking about that the reason. Lala Rajpat Rai was assaulted by the British police during the peaceful demonstration against the Simon Commission. अभी पीछे ही हमने साइमन कमीशन के बारे में डिस्कस किया था। तो जब आप ये वाला पॉइंट कवर करेंगे, सबसे पहले इसको हाइलाइटर से आप हाईलाइट करिए, और हाइलाइटर से हाईलाइट करने के बाद या पेंसिल किसी भी चीजों के बाद तुरंत इस वाले पॉइंट को लिखिए। साइमन कमीशन मतलब 1929, अप्रोक्सीमेटली कई जगह 1928 दिया है, बट ऑफिशियली 1929 है। साइमन कमीशन तुरीज 1929 यहां पे लिख लीजिए। और इनके क्या डिमांड्स थे ये आप नोट कर लीजिए। इनके क्या डिमांड्स थे, यानी ब्रिटिशर्स के, ठीक है, क्या डिमांड थे। अब ही इज कंपेल्ड टू इंजुरीज दैट वर इन्फ्लिक्टेड ऑन हिम ड्यूरिंग द डेमोन्स्ट्रेशन। इन्हीं के अगेंस्ट जो वहां पे स्लोगन चल रहा था, साइमन गो बैक, इन्हीं के अगेंस्ट में जो प्रचार वहां पे चल रहा था, जो धरना चल रहा था, उसमें लाला लाजपत राय असॉल्टेड हो जाते हैं। दैट हैज बीन डेड बाय द ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो पता होनी चाहिए कौन सी पर्सनालिटी फ्रंट पे थी जिसे डेमोस्ट्रेटली बड़ा चैलेंज हुआ, ब्रिटिशर्स ने बहुत परेशान किया, ब्रिटिश पुलिस ने काफी पुश भी किया, लाठी चार्ज, तो आपको पता ही ये चीजें चलती रहती हैं। पहले के टाइम पे क्या था कि भाई बातें नहीं सुननी। ब्रिटिशर्स को ये बात मालूम था कि मुझे अपनी बात मनवानी है तो हम कैसे मना लेंगे, लेकिन ब्रिटिशर्स को ये बातें भी पता थी कि मुझे अगर आपकी बात नहीं माननी है, आपके संशोधित चीजों को नहीं मानना है, तो हम आपको मार के, धक्के मार के, पीट के कैसे ही बाहर कर देंगे, और जाना ही पड़ेगा। कितने लोगों की जान आप जाते हुए देख सकते हैं। तो वहां पे ये भी था, उसी में से कुछ पर्सनालिटीज हमने खोए हैं। आइए इसमें अंडरलाइन करिएगा, यहां से सीधा आप अंडरलाइन करिएगा। Mahatma Gandhi decided to withdraw non-cooperation movement. He felt the movement was turning violent in many places and Satyagraha needed to properly train before they would ready to mass struggles. Reason ये था, महात्मा गांधी जो है वायलेंस नहीं चाहते थे। महात्मा गांधी वायलेंस नहीं चाहते थे, रेड लेते हैं। महात्मा गांधी वायलेंस नहीं चाहते थे, वो नॉन वायलेंस के प्रेमी थे, वो नॉन वायलेंस के प्रेमी थे। ये बात यहीं से पता चलती, ठीक है। किसी भी टाइप का क्राफ्ट मूवमेंट उनके लिए ये था ना कि वहां पे वायलेंस ना हो, नॉन वायलेंस रहेगा तो ज्यादा बेटर है। वायलेंस होने का मतलब मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, दो ग्रुप ऑलरेडी बटे हुए थे, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। अगर हम वायलेंस की बात करें तो वो सीधा एक्सट्रीमिस्ट में चला जाता है, जो डायरेक्ट आज़ादी की डिमांड करते थे, ठीक है, मारो काटो हटाओ और आज़ादी कैसे भी पालो। लेकिन ये एक वैसे व्यक्ति थे जो विचारधारा के तहत चल रहे थे, लोगों को भी उस विचारधारा में डाल रहे थे, क्योंकि हमें आज़ादी तुरंत नहीं, लंबे समय तक के लिए चाहिए, ठीक है। गांधी जी की बहुत अलग सोच थी। इसी में आप ठीक नीचे की तरफ चलेंगे, जो आपको अंडरलाइन करना चाहिए, नीचे आइए, आपको जहां पे करना चाहिए वो ये वाला पॉइंट है। In a such situation, say internal debate and distensions, two factors shape Indian politics towards late 1920s. And the first reason, what basically the first was affected to the world economic depression. Agriculture's prices begin to fall and collapse after 1930 as the demand. Agriculture goods fell, export declined, and peasants found difficulty to sell their harvest. This is the condition in India. But ये सारा कंट्रोल किसके अंडर में था? ब्रिटिशर्स के। देखो एक बात आप अच्छे से समझो, जब कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज बनाता है ना तो अपने सर्विसेज, प्राइसेस, बेनिफिट पहले से सोच लेता है। लेकिन जब उन्हें पता चलने लगी कि हालत बहुत खराब हो रही है, तो वहां पे रहने वाले लोग तो सरकार पे चढ़ेंगे, क्योंकि ब्रिटिश एक तरीके की ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो तो हमारे ऊपर राज करने नहीं आए थे, वो तो सर्विस के बदले चार्ज लेके लंबा एक्विजिशन के लिए आए थे। लेकिन चूंकि हमारी डिमांड बढ़ती चली गई तो हमें लगा कि अब हम पूरे तरीके से भारत में फैल सकते हैं। उन्हें भी लगा कि अब भारतीय बहुत तेजी से समझ के फैलने लगे हैं, तो क्यों ना एक काम करते हैं, भारतीयों को अब दे ही दिया जाए उनका राज्य, उनका देश उन्हें लौटा दिया जाए। ये अपने कानून के बल पे रहना चाहे रहे, हमारे कानून के बल पे रहना चाहे रहे, कुछ नया कानून बनाना चाहे बनाए, लेकिन इनसे जितनी सर्विस हमें लेनी थी, जितना कलेक्शन रेवेन्यू का हमें करना था, हम कर चुके। हम आए इसी पर्पज से थे और हम करके यही जाएंगे। तो यहां तक आप अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो आप पॉइंट अंडरलाइन करके रखेंगे, हम नीचे की तरफ चलते हैं। ये मीटिंग भी देख लीजिए, काम आता है वैसे। ये मीटिंग आप देख लीजिए, मीटिंग ऑफ कांग्रेस लीडर्स एट इलाहाबाद 1931। अपार्ट फ्रॉम महात्मा गांधी यू कैन सी द सरदार वल्लभ भाई पटेल एक्सट्रीमिस्ट लेफ्ट, जवाहरलाल नेहरू एक्सट्रीम राइट एंड सुभाष चंद्र बोस फिफ्थ फ्रॉम द राइट। ऑल आर इन्वॉल्व फॉर द बेसिक पॉलिसी, बेसिक इंडियन पॉलिसी, जो बिल्कुल ब्रिटिशर्स की तरह ना हो,
ब्रिटिशर्स से बिल्कुल अलग हो, साथ ही बैठ के ये डिस्कस कर रहे थे क्या अलग बनाया जाए जो ब्रिटिश से बिल्कुल मिलता जुलता ना हो, लेकिन ब्रिटिश कानून में जैसे लोगों को रहने की आदत पड़ गई है उसी में हम आज़ादी की डिमांड करके आज़ाद तो हम हो जाए, कानून में तो हम संशोधन कभी भी कर लेंगे। ठीक है, नीचे की तरफ चलिए। साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया, ये वाला तो आपको बता दिया, अंडरलाइन कर लीजिए, यहां तक काम आएगा। एक वर्ड, इंक्लूडिंग द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट इन द डेमोन्स्ट्रेशन। ये वही मुस्लिम लीग है, ये वही मुस्लिम लीग है जो आपके आगे जाके टू नेशन थ्योरी में देखने को मिलेगा, और ये वही मुस्लिम लीग है जिसमें आपको मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में देखने को मिलेगा। जब उन्होंने देखा कि पूरे तरीके से अलगाववादी हो रहा है, अलग हो रहा है, तो क्यों ना एक काम करें, हम भी अलग से मुस्लिम कानून क्यों ना बना लें, मुस्लिम राष्ट्र ना बना लें, मुस्लिम रीजनल लैंग्वेजेस को लेकर बंटवारा ना करने। ये बात आगे आपको पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, इन एफर्ट टू विन देयर ओवर वाइसराय लॉर्ड इरविन अनाउंस अक्टूबर 1929 अ वैगू ऑफर ऑफ अ डोमिनेंट स्टेटस ऑफ इंडिया। ये एग्जाम में आता है, एक बार आप इसको भी पॉइंट आउट कर सकते हैं। ठीक है, नीचे की तरफ चलते हैं एनसीईआरटी में। आप जब इस वाले पॉइंट पे देखोगे ना, यहाँ पे व्हाट मेंशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपसे लेटर ऑन डिस्कस किया था। इसमें क्या था ना आपका, मैंने अभी आपको जो बताया था, इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे प्लेज ये चेंज हुआ था जो मैंने आपको बताया था। इसमें आप जरूर नोट करिएगा कि ये वाला पार्ट क्यों कवर किया गया था। वी बिलीव दैट द इनएविटेबल राइट ऑफ द इंडियन पीपल एज ऑफ मेनी अदर पीपल to have a freedom to enjoy the fruits of their toil and the necessities of their life so that they made a full opportunities of a growth. This is the basic agenda of the freedom. This is the basic agenda of the freedom. और फ्रीडम हमें मिलना भी चाहिए, इसकी बात यहाँ पर डिस्कस हुई है। इसीलिए इसमें जो इंडिपेंडेंस डे वाला वर्ड है ना, इस प्लेज को सेम रखा गया, सिर्फ इस देश को रिमूव कर दिया गया, इस देश को रिमूव कर दिया गया जो मैंने आपसे कहा। ठीक है, इस वाले में आप क्या करिएगा, यहाँ वाले पॉइंट में कैसे अंडरलाइन करिएगा, आप शुरू करिएगा इसमें The Salt March and the Civil Disobedience, powerful symbol that could unite the nation on 31st January. ये डेट बहुत याद रखिएगा, टाइम पीरियड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। 31st January, sent a letter to the voice and Irwin stating 11 demands. Some of these were of the general interest to other specific demands of the different classes, from industrialists to peasants. The idea was to make demands wide-ranging so that all class Indian society would identify with them. Everyone could be brought together in the united campaign. ठीक है, ये सारी बात कहने का मतलब था कि हम सब भारतीय, गांधी जी ने कहा, हम सब भारतीय एक साथ इकट्ठा होके अपने टैक्सेस को फ्री करने के लिए डिमांड कर सकते हैं। आपको ये बात माननी पड़ेगी, उसके लिए उन्होंने लेटर भी लिखा, लेकिन लेटर को ब्रिटिशर्स ने बहुत हल्का समझा। इस चीज को उन्होंने वो सत्याग्रह करके दिखाया और लाखों लोगों को इकट्ठा किया उस कानून के विरोध में जाने के लिए। ठीक है, द मोस्ट स्टीयरिंग ऑफ वाज डिमांड्स ऑफ द अबॉलिश द सॉल्ट टैक्स। ये आप डायरेक्ट पॉइंट से अंडरलाइन कर सकते हैं, और यही वाला बेसिकली एग्जाम में डायरेक्ट आता है। ठीक है, क्या एक बार आपको बता दूं, डायरेक्ट उठा लेता है, यहां से आपको स्टेटमेंट उठा के दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि सॉल्ट सत्याग्रह के टाइम पे कौन कौन सी पर्सनैलिटीज इन्वॉल्व थी, कौन कौन सी पर्सनैलिटीज इन्वॉल्व थी, और आप फेस कर लेंगे प्रॉब्लम, अरे पर्सनैलिटीज के बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये कहाँ से पॉसिबल हो गया। तो जब आप ये चीज़ अंडरलाइन करिएगा तो पता करिएगा कौन कौन सी पर्सनैलिटीज टैक्सेशन के पार्ट पे इन्वॉल्व थी, कौन सी पर्सनैलिटीज ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में उस टाइम पे गई थी, महात्मा गांधी का साथ किन किन लोगों ने दिया था, और गवर्नमेंट के टैक्स लॉ में था क्या। आप देखेंगे द टैक्स ऑन द सॉल्ट, द गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर इट्स प्रोडक्शन। टैक्सेशन सिर्फ सॉल्ट के ऊपर ही नहीं था, सॉल्ट के कल्टीवेशन से उसके प्रोडक्शन पे भी था, और प्रोडक्शन का डायरेक्ट चार्ज ब्रिटिशर्स को जाता था। बेसिकली उन्हें यही तो खत्म करना था, और इस मूवमेंट के बाद फाइनली वो खत्म भी हो गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा ये पार्ट कवर हो गया है। ठीक है, सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मैंने आपको बता दिया उसी में ऐड करके। ठीक है, इसमें एक पॉइंट अंडरलाइन कर लीजिएगा जो बहुत काम आता है। द फेमस सॉल्ट मार्च वॉज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी, यस, accompanied by 78 ऑफ हिज ट्रस्टेड वॉलंटियर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉलंटियर्स ये वो पर्सन थे जो जगह जगह जाके इस बात को स्प्रेड करते हैं कि गांधी जी ने जो मूवमेंट स्टार्ट किया है उसे हमें सक्सेसफुल बनाना है। अगर सक्सेसफुल बनाएंगे तभी हम ब्रिटिशर्स को हरा पाएंगे, तभी ब्रिटिश के द्वारा बनाए गए कानून को खत्म कर पाएंगे। ये करना बहुत जरूरी है, इसीलिए उनके 78 वॉलंटियर्स जगह जगह जाके उनके बारे में स्प्रेड करते हैं। एंड द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, द मार्च वॉच ओवर 240 माइल्स।
इतनी दूर तक चले गांधी जी, आश्रम साबरमती टू गुजरात, गुजराती कोस्टल लिखा है, वैसे ये गुजरात का कोस्टल एरिया है। यहाँ पे आके उन्होंने देखा कि सॉल्ट कितनी इजीली रिसीव हो जा रहा है, क्यों इसके ऊपर हम टैक्स दे रहे हैं, आगे से ब्रिटिशर्स को हम टैक्स नहीं देंगे, किसी भी कीमत पे नहीं देंगे, वो अगर कानून लगा भी देंगे तो हम इस कानून को नहीं मानेंगे, उन्हें जो करना हो वो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे साइड से कोई भी वायलेंस भरा एक्शन नहीं होगा, ठीक है। इसमें कंडीशनली सारी चीजें दी हैं, आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। एंड दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, मतलब अब हमें स्वराज चाहिए, आपके दिए गए किसी भी टाइप के हम कानून को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। आगे आप बढ़ते हैं थोड़ा, ये भी हमने कवर कर लिया है। एक पर्सनालिटी इसमें अंडरलाइन कर लीजिएगा, इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन अप्रैल अब्दुल गफ्फार खान एक ऐसे मुस्लिम थे, बहुत अच्छे जो डिसिपल सपोर्टर थे महात्मा गांधी के, ये अंडरलाइन करके रखिएगा, और चाहे तो इसे लिख लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जनरली मालूम होना चाहिए। क्या एक बार पूछा जाता है कि भारतीयों के साथ मुस्लिम्स कितने इन्वॉल्व थे, तो मुस्लिम की वो पर्सनालिटी कौन सी इन्वॉल्व थी जो बहुत बार महात्मा गांधी के साथ रही है? यस, मौलाना आजाद भी आगे आपको मिलेंगे, लेकिन अब्दुल गफ्फार खान भी रखिए, इज ऑल्सो द वेरी गुड डिसिपल, ठीक है, बहुत अच्छा इंटेलिजेंट वाला आदमी था वो। So was arrested and Mahatma Gandhi was arrested for this particular act which led to the attacks on all structures of the symbolized British rule। कहने का मतलब ये था कि आपने ब्रिटिश का कानून तोड़ा तो वो आपको अरेस्ट करके ले जाते, लेकिन वहां भी गांधी जी और उनके साथ के लोगों ने नॉन वायलेंस के कॉन्सेप्ट को पकड़े रखा और थक हार के ब्रिटिशर्स को इन लोगों को रिलीज करना पड़ा। यहाँ पे गांधी जी की जीत होती है, यहाँ पे गांधी जी की जीत होती है, और गांधी से जुड़े जितने लोग थे उनकी भी जीत होती है, ठीक है। गांधी इसी पॉइंट के बाद, ठीक 1930 के बाद 1931 में 5 मार्च 1931 गांधी इरविन का समझौता होता है। गांधी जी कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। When the conference broke down, Mahatma Gandhi turned to India and disappointed and relaunched the civil disobedience movement and continued for the almost year, but by 1934 it लॉस्ट इट्स मोमेंटम। समझेंगे यहाँ पे तीन चीजें एक साथ है। होता कुछ यूं है, 1931 के बाद क्या होता है, ब्रिटिशर्स धोखा करते हैं, धोखे से महात्मा गांधी को बुला लेते हैं और महात्मा गांधी को कहते हैं आइए बैठिए, हम आपके साथ कुछ कानून डिस्कस करना चाहते हैं, ऐसा कानून डिस्कस करना चाहते हैं जिससे आपका भी नुकसान ना हो, आपसे जुड़े लोगों का भी नुकसान ना हो और ब्रिटिश रूल का भी कानून बचा रहे। लेकिन उन्हें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बुला के वो कुछ एक्सट्रीमिस्ट और एक्टिव लीडर्स को उठा लेते हैं और बिना बताए उन्हें फांसी की सजा दे देते हैं। जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से गांधी जी लौट के आते हैं तो उन्हें मालूम चलता है कि उनके साथ धोखा किया गया। और यहीं पे वो आपको बात बता दूं, शहीद स्टोरी भगत सिंह वाली जो आपने देखी है, इसी टाइम पीरियड के दौरान उन्हें भी फांसी दे दी जाती है। जब तक की बात गांधी जी को पता चलती, लेटर के थ्रू ब्रिटिशर्स ने मीडिया को बंद करा दिया था, मीडिया पब्लिकेशन बंद करा दिया था, मास पब्लिकेशन बंद करा दिया था और किसी भी टाइप के प्रेस को भी बंद करा दिया था कि कैसे भी गांधी जी के बात उन लोग तक ना पहुंचे और उनकी बात गांधी जी तक ना पहुंचे, ताकि और भी विद्रोही जो ब्रिटिश रूल्स के अगेंस्ट में खड़े हो रहे हैं, ब्रिटिशर्स उन्हें जड़ से मिटा सकें। तो मेन लीडर को बुला के उन्होंने अपने पास ऑक्युपाई कर लिया और उन्हें जड़ से मिटा दिया, यानी उन्हें फांसी की सजा दे दी, ठीक है। इसी के बाद नाराज होकर उन्होंने जो शुरू किया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया था कि अब तो हमें किसी भी तरीके से ब्रिटिशर्स का सुनना ही नहीं है, हमें तो इन्हें भगाना ही है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। इसी के बाद एक और आया था क्विट इंडिया मूवमेंट, वो सीधे इस बात को दर्शा रहा था कि अब आप भारत छोड़ के चले ही जाइए, आपके किसी भी तरीके के संवैधानिक कानून और किसी भी तरीके के प्रशासनिक कानून को नहीं मानेंगे, चाहे आप जेल में रखिए या जेल से भगा दीजिए, कोई फर्क हमें नहीं पड़ता, चाहे आप फांसी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमें जहां तक पहुंचना है हम पहुंच के रहेंगे, ठीक है। हाउ पार्टिसिपेटेड सॉ द मूवमेंट, इनमें वो सारी चीजें कवर्ड है जो मैंने आपको प्रीवियसली बताया है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूं द लिमिट्स ऑफ डिसोबीडियंस। लिमिट की बात मैं आपको बता दूं, देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, पावर की भी लिमिट होती है, पावर की लिमिट होती है। अगर पावर की लिमिट होती है तो ब्रिटिश अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, अगर इस अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहे थे तो वो भारतीय जो उनके काउंसिल मेंबर थे, वो भारतीय जो उनके काउंसिल मेंबर थे, उस टाइम पे महात्मा गांधी जी को भी ऑफर किया गया था और उन्होंने मना कर दिया था। टी.आर. दास रह चुके हैं, जवाहरलाल नेहरू रह चुके हैं, वल्लभ भाई पटेल रह चुके हैं, ये जितने भी लोग थे इन लोगों ने उनके पावर को लिमिट करने को बोला कि सारे कानून आप ही बना लेंगे तो हमारे लोग तो कभी आपसे खुश ही नहीं रहेंगे। इसी पावर को लिमिट करने की बात कही गई थी। और जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का ये था ना, सिविल का मतलब होता है कि सिटीजन्स को आप इन रिस्पेक्ट कैसे हैंडल करते हो
गवर्नमेंट के हिसाब से। तो होता क्या है कि सिटीजन गवर्नमेंट की रिस्पेक्ट करेंगे और गवर्नमेंट सिटीजन की रिस्पेक्ट करेंगे। एनसीईआरटी से अंडरलाइन भी कर लेते हैं, वहां पे कुछ पॉइंट्स आपको पर्सनैलिटीज वाइज हैं जो बहुत काम आएंगे, वो कर लेते हैं, फिर मैं आपको बता दूं। पार्टिसिपेट जस्ट फॉर द मूवमेंट, ठीक है ठीक है। इसमें देखते हैं थोड़ा सा, हाँ यहाँ वाले पे आप थोड़ा क्या समझेंगे, सीधा सीधा देखिएगा, हर एरिया वाइज यहाँ पे मेंशन है। तो एरिया वाइज कहने का मतलब है कि आप तो स्टेट बन गया, बट वो सारे प्रोविंसेस एक ही में थे। तो हर प्रोविंसेस में जब ये स्वतंत्रता की बात उठी थी तो हर प्रोविंसेस में लोग इकट्ठा हुए थे और अपनी आवाज को ऊपर उठा रहे थे। चलिए देखते हैं कौन कौन से स्पेशली एरिया कवर्स हुए थे और क्या हमें पता होना चाहिए। चलिए जैसे वो लोग इन द कंट्री साइड रिच पीजेंट्स कम्युनिटीज लाइक Patidars of Gujarat, Jats of Uttar Pradesh were active in the movement. Being producers of commercial crops, they were very hard hit by the trade depression and falling the prices. कहने का मतलब ये था, जब इन ब्रिटिशर्स ने कोई भी नियम बनाया था ना, तो ब्रिटिशर्स की किसी भी नियम में सबसे बड़ी बात ये थी, उनका प्रॉफिट ज्यादा होता था, उनका प्रॉफिट ज्यादा होता था और हमारा प्रॉफिट बहुत कम। हम प्रॉफिट पार्ट में कभी थे ही नहीं। ब्रिटिशर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कैसा वेदर या क्लाइमेटिक कंडीशन, इट डजंट मींस द लुक फॉर द प्रॉफिट। प्रॉफिट के चक्कर में किसी को भी प्रेस कर सकते थे, प्रॉफिट के चक्कर में किसी को भी प्रेस कर सकते थे और किसी भी टाइप का एक्ट बनाने के लिए कभी भी वो 1919, 1929 और 1935 वो कभी भी नहीं रुके। हर कानून में संशोधन करके वो कुछ ना कुछ बनाते चले गए जो भारतीयों को रास नहीं आ रहा था। ठीक है, इसी में वो जिक्र आपको थोड़ा सा सिविल डिसोबीडियंस की भी मिल जाएगी। नीचे देखिएगा इसमें एज कैश इनकम, नीचे आइए, दीज रिच पीजेंट्स बिकम एंथुसियास्टिक पीजेंट्स, तो आपको पता होगा उन्हीं गरीब लेबर्स के बारे में बात कर रहे हैं जो खेती में बिलीव रखते थे भारत में। दीज रिच पीजेंट्स बिकेम एंथुसियास्टिक सपोर्टर्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ऑर्गेनाइजिंग देयर कम्युनिटीज की चलो अंग्रेजों पे हम भी धावा बोलते हैं और उन्हें यहाँ से भगाने की कोशिश करते हैं। हमें वो मौका मिल गया है कि अब उन्हें हमें फाइनली यहाँ से हटा देना है, इससे बढ़िया मौका हमें कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, यहां तक आप ये पॉइंट्स अंडरलाइन करते चलेंगे, नीचे की तरफ बढ़ेंगे। इसी में मैं आपको बता दूं, आप अंडरलाइन करके रखिए, काम आएगा। वी आर द कंटेंट, वी अवेट द एडवेंट ऑफ द रेवोल्यूशन, इनकलाब जिंदाबाद। और पता करिएगा ये कोट किसने कहा है, पता करिएगा किस इंडिपेंडेंट इंडियन ने कहा था ये कोट। ठीक है, नीचे की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए। द पुअर पेजेंट्री वर नॉट जस्ट इंटरेस्टेड इन द लोअरिंग ऑफ द रेवेन्यू डिमांड्स, आपको पता होना चाहिए, मेनी ऑफ देम स्मॉल टेनेंट्स कल्टिवेटिंग लैंड एंड दे हैड रेंटेड फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स। जो डिप्रेशन की बात थी वो इंडियंस ने टैक्स फ्री करा के कंट्रोल कर लिया। भारत में जो भी चैलेंजेस थे वो कंट्रोल करके एग्रीकल्चर पॉलिसीज को काम करना शुरू कर दिया गया और ब्रिटिशर्स को वहां से इन्वॉल्व करना खत्म कर दिया गया। ठीक है, ये वो चीज है जिन लोगों ने साथ में चलाई। इसी मास मूवमेंट के बीच में सारी चीजें पर्टेन हो रही थी। उनके ट्रेड एक्ट हमने मना कर दिए, उनके सॉल्ट एक्ट हमने मना कर दिए, उनको हर तरीके से डिसओबे करने लगे कि हम आपका कोई टैक्सेशन मानेंगे नहीं, आप कुछ भी कर लो, आपके यहाँ डिप्रेशन है ठीक है, हमारे इकोनॉमिक डिप्रेशन है हम देख लेंगे, आप उसकी चिंता बिल्कुल ना करिए, हम किसी भी तरीके से देख लेंगे। सो व्हाट वी कैन डू ना, वी कैन मर्ज अवर थिंग्स एंड वी स्टार्टेड रिलीजिंग अवर आइटम्स एट लो कॉस्ट, जिसमें हमें ब्रिटिशर से पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, हमारे नेशनल लीडर्स हमारे साथ थे। ठीक है, यहां आते हैं, हमने आपको बता दिया। अब सबसे नीचे वाला पार्ट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मोहम्मद अली जिन्ना वाज विलिंग टू गिव अप द डिमांड्स फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट ऑफ द मुस्लिम्स, जो मैंने आपसे बोली थी। इन्हीं डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद जब भी क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ, उनके मन में भी आया कि अब हमें भी अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि ब्रिटिशर सारा कानून हिंदुओं के लिए बना देंगे तो मुस्लिम्स के लिए क्या कानून रखेंगे। यही पिचिंग जो आखिरी गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था उसने मुस्लिम्स में डाल दी और मुस्लिम्स में सेपरेट होने की भावना पड़ गई, मुस्लिम में सेपरेट होने की भावना पड़ गई। ये बात उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को बोला, क्योंकि देखा दो जाति या दो धर्म के लोग एक साथ एक ही टेबल पे नहीं बैठ पाते या नहीं रह पाते, उसका सबसे बड़ा रीजन था उनकी कंपैटिबिलिटी, जो कि ब्रिटिश सरकार में नहीं बन पा रही थी। ठीक है, आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, मैं आपको फाइनली बता दूं, नेशनलिज्म जब ये चैप्टर एंड हो रहा है, कलेक्टिव बिलोंगिंग का मतलब क्या होता है, एक साथ
एक जगह पे रहना, एक राष्ट्र के अंदर रहना और ऐसी भावना रखना जो आपको इनकम्पेरेबल रखे। लेकिन ये बात पॉसिबल नहीं थी। जहां पे हम रिलीजियस कंटेक्स्ट के बारे में सोचते हैं, हम कभी साथ नहीं रह पाएंगे। और जब आप एक क्वालिटी लाइफ जीना चाहते हैं तो आप सोचेंगे आप बिल्कुल अलग हो। हर किसी में ये फीलिंग आ जाती है कि हम बिल्कुल अलग हो। बिल्कुल अलग होने का मतलब आप हर धर्म के लोगों से भी अलग हो जाएंगे, सिर्फ अपना सोचेंगे। और भारत में ये तकलीफ शुरू हो गई थी, हर कोई सिर्फ अपना सोचने लगा था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, हर धर्म अपना सोचने लगा था। धर्म के चलते ये बहुत बड़ा चैलेंज आया, हमें नेशनलिज्म कलेक्ट करने में बहुत तकलीफ हुई। लेकिन एक एक दिन करके एक एक लोगों को जोड़ना, ये इतिहास बताता है आपको। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक हम यहाँ पे खत्म करेंगे। यहाँ पे आगे आप देखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो फेमस इमेज ऑफ भारत माता का दिया था, कहा था हम सब भारतवासी हैं, सब भारतवासी हैं, यानी सभी धर्म के लोग एक भारत के अंदर रह सकते हैं जिसमें एक साथ कलेक्शन की भावना हो और सिर्फ भारत को जाने, ये ना जाने कि तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तू सिख है। तो ये चैप्टर इस तरीके से यहाँ पे खत्म होता है।